हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। तो आज हम पीईटी 2016 का पेपर लेकर मौजूद हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपको फ़ायदा होगा इससे। और उम्मीद है कि आप लगातार पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। तो उसी कड़ी में आज ये पेपर मौजूद है। और आगे बढ़ने से पहले जो फ्रेंड नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ लाइक और शेयर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है राष्ट्रीय हित की बात करता है। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है कि विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण राष्ट्रीय हित करता है। राष्ट्रीय हित का अभिप्राय उन मूल्यों से है जिसे राष्ट्र एक दूसरे के संबंध में सुरक्षित करना चाहते हैं। राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। इसलिए किसी देश में सरकारें बदलने के उपरांत भी विदेश नीति में आमूल चूक परिवर्तन नहीं दिखता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं फ्रेडरिक एल सुमैन। यहाँ पर दिया है कि द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक फ्रेडरिक एल सुमैन हैं। इस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति का वर्णन किया गया है। यह बगैर हथियारों से लड़ा गया एक युद्ध था जिसमें दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने को शक्तिशाली प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया, यानी संयुक्त राष्ट्र या यूएनओ का जो शब्द है वो किसने बनाया। तो रूजवेल्ट ने ये शब्द दिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 जनवरी 1942 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया। संयुक्त राष्ट्र का जो विचार है अटलांटिक चार्टर 1942 द्वारा प्रस्तुत किया गया। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 3 किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था। तो है 1995। यहाँ देख लेते हैं। सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन 1995 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसी सम्मेलन में सार्क में वर्ष 1995 को गरीबी उन्मूलन के वर्ष के रूप में घोषित किया गया। सार्क दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान शामिल है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है। तो यहाँ पर दिया है उदार दर्शन, कम्युनिस्ट दर्शन, धर्म दर्शन, लोकतांत्रिक दर्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा कम्युनिस्ट दर्शन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कम्युनिस्ट दर्शन या माओवाद है। चीन ने अपनी विदेश नीति में वर्ष संघर्ष के स्थान पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व उदारीकृत बनाने पर बल दिया। चीनी जनवादी गणराज्य ने जियोपिंग की वकालत में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला आरंभ की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है। ठीक है, पहला है बजट, दूसरा प्रशासनिक कानून, तीसरा संगठन और चौथा है अनुशासन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है संगठन। ठीक है दोस्तों, संगठन होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व संगठन है। प्रशासन में संगठन आवश्यक है। बिना संगठन के प्रशासन संभव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रशासन का लाभ सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य एक मजबूत संगठन के द्वारा ही सुनिश्चित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण के 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। तो
पहला है शारीरिक, दूसरा है व्यक्तिगत, तीसरा है तकनीकी और चौथा है भाषा संबंधी। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है तकनीकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। संप्रेषण के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समूह दूसरे समूह को, एक विभाग दूसरे विभाग को या एक संगठन बाहरी पक्षकारों को विचारों, सूचनाओं, भावनाओं व दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करता है। अर्थात संप्रेषण संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम है। स्टीफन पी रॉबिन्स ने संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों को शामिल किया है: शारीरिक, व्यक्तिगत, भाषा संबंधी अवरोध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है यूएसए प्रशासनिक प्रणाली का। यहाँ देख सकते हैं, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है यूएसए प्रशासन प्रणाली का। सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर यूएसए ने स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार का गठन किया। इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य समाज के शक्तिशाली आर्थिक वर्गों के कुछ क्रियाकलापों का नियमन कर सार्वजनिक हित की रक्षा व अभिवृद्धि सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? नीति निर्माण, कोष कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण और भर्ती। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है भर्ती। यहाँ पर देख लेते हैं कि चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम भर्ती है। किसी भी प्रकार के चयन में पहली सीढ़ी भर्ती को माना जाता है। विदेश निर्माण, कार्यकारी निर्देश दोनों प्रकार के कार्यकलापों से संबंध है, जबकि कोष नियंत्रण का संबंध राज्य के कोष से है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है? तो स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण और प्रेरणा। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रशिक्षण। यहाँ देख सकते हैं कि नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोषों और कमियों को प्रशिक्षण द्वारा दूर किया जाता है। सिविल सेवकों का चयन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इसकी अंतिम प्रक्रिया प्रशिक्षण होती है। इसके द्वारा सिविल सेवकों के सभी गुणों को निखारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? तो सबसे पुराना सिद्धांत यहाँ पर वरिष्ठता का सिद्धांत है। वरिष्ठता का सिद्धांत यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि किसी संगठन में किसी कर्मचारी का पद बदलकर उससे ऊपर वाला पद देना पदोन्नति कहलाता है। पदोन्नति के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं: वरिष्ठता आधारित पदोन्नति, योग्यता आधारित पदोन्नति। वरिष्ठता पर आधारित पदोन्नति एक परंपरागत एवं सरल प्रणाली है। इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ही हो चुकी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है मंत्रिमंडल, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है गवर्नर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही वास्तविक एवं संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? तो इसको लिखने वाले थे अरस्तु। ठीक है, इसको अरस्तु ने लिखा था। यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पॉलिटिक्स अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। इस पुस्तक के प्रथम भाग में अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति के लिए आवश्यक एवं स्वाभाविक माना। अरस्तु के अनुसार मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है। यदि कोई राज्य में नहीं रहता तो वह निरा पशु हो सकता है या अतिमानव। साधारण मनुष्य राज्य के बाहर नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो राज्य का जो आत्म तत्व है वो भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता में संप्रभुता को माना जाता है। संप्रभुता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देख सकते हैं
कि राज्य का आत्म तत्व संप्रभुता को माना जाता है। संप्रभुता का जनक हाब्स को माना जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र या जनसमूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहते हैं। ठीक है। वैसे संप्रभुता के जो फादर हैं वो बोधा को माना जाता है, बोधा को, लेकिन हॉफ ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो यहाँ है प्लेटो, दूसरा है हॉब्स, तीसरा बेंथम, चौथा है बर्क। तो यहाँ है हॉब्स, इसका सही आंसर होगा कि आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार हॉब्स मानता है। समझौते के समय व्यक्ति अपने जीवन के अधिकार के अतिरिक्त सभी अधिकार संप्रभुता संपन्न शासन के हवाले कर देता है, अतः संप्रभुता संपन्न अधिकारी व्यक्ति के जीवन को क्षति नहीं पहुंचा सकता। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? अविभाज्यता, निरपेक्षता, अस्थायी और व्यापक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है अस्थायी, है ना, यानी कि संप्रभुता अस्थायी होती है, अस्थायी नहीं होती। तो तीसरा वाला इसका विशेषता नहीं है, यानी अस्थायी संप्रभुता की विशेषता नहीं है। हाफ ने संप्रभुता की विशेषता में निम्न को शामिल किया है: सर्वोच्च, शक्तिशाली, असीमित, अदेय, अविभाज्य और निरंकुश। हाफ ने राज्य सरकार और समाज के मध्य कोई विभाजन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी विधि को राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि और लोक विधि। तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक विधि। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्त। मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो जॉन सीले ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है: मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उदारवाद, उदारतावाद, फांसीवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में मार्क्सवाद को जाना जाता है, यानी विकल्प ए सही है। यानी फ्रेडरिक एंजल्स ने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? तो इसमें जो सही आंसर होगा अरस्तु। यहाँ देख सकते हैं, नागरिकता की अवधारणा में अरस्तु ने गुलामों को बाहर रखा। अरस्तु ने नागरिकता के लिए किसी को निम्न आधारों पर अयोग्य नहीं माना: उसका आवासीय स्थान या मुकदमा करने की उसकी क्षमता और उसका जन्म, वंश या रक्त। अरस्तु के अनुसार नागरिक वह है जो किसी भी राज्य में जानबूझकर प्रशासन या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की शक्ति रखता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो सर्वोदय है। गांधी जी का सर्वोदय विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। सर्वोदय से तात्पर्य सबका उदय। गांधी जी के विचारों का मूल केंद्र सत्य एवं अहिंसा है। गांधी जी पूर्ण रूप से नैतिकतावादी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? एकल नागरिकता, कमजोर न्यायपालिका, लचीला संविधान, संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। तो इसका जो सही आंसर होगा संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है। भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित सूची दी गई है। यह 3 प्रकार की होती है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहाँ इसके विषय हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लैटिन शब्द मैंडेमस परमादेश का क्या अर्थ है? तो मैंडेमस का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या है कि लैटिन शब्द मैंडेमस का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तब उसे परमादेश के द्वारा कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा का कार्यकाल है 5 साल है। तो बहुत आसान है, इसको आप देख सकते हैं। भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? यहाँ उच्चतम न्यायालय माना जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी व्याख्या यहाँ दिया हुआ है कि भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कनाडा सुमेलित नहीं है, क्योंकि कनाडा में संघात्मक व्यवस्था है, संघीय सरकार वहाँ पाई जाती है, तो इसलिए कनाडा का सुमेल नहीं है। और बाकी ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार सही है, फ्रांस में एकात्मक सरकार सही है, कनाडा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी व्याख्या कि 4 सम्मिलित नहीं है, कनाडा में एकात्मक सरकार का गठन नहीं होता, बल्कि कनाडा में संघीय सरकार के गठन की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? लॉर्ड चांसलर, राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं यहाँ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का जो प्रधान है वो प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा ना होकर निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 3 है, यानी विकल्प 2 सही है। अनुच्छेद 3 संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? ठक्कर आयोग, शाह आयोग, मंडल आयोग और सरकारी आयोग। तो आपको इसका आंसर बहुत ही पॉपुलर है, वो है सरकारी आयोग। आइए व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार हेतु वर्ष 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1987 में सरकार को सौंपी। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विकसित हो गया है तो है रेडिकल पार्टी। मैं थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन कवर करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं स्पीड थोड़ा सा ले जाऊंगा, आप लोग बहुत तेज़ी से फॉलो करें। तो यहाँ पर रेडिकल पार्टी है। रेडिकल पार्टी फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल है जो अब विकसित हो गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1901 में हुई थी। फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ राष्ट्रपति ही देश का सर्वेसर्वा होता है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। यह धारणा किस पर आधारित है? सुरक्षा, शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद, निःशस्त्रीकरण। तो इसका सही आंसर होगा निःशस्त्रीकरण। यहाँ हम देख सकते हैं यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। यह धारणा निःशस्त्रीकरण की है। निःशस्त्रीकरण में उन खतरनाक हथियारों को समाप्त करने की बात कही गई है जो सभ्यता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अंतर्गत लंबे समय से परमाणु हथियारों को दुनिया से समाप्त करने की मांग उठती रही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? 1947, 1948, 1949 और 1950। तो इसका जो सही आंसर होगा 1950। यहाँ देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग वर्ष 1950 में किया गया। संयुक्त राष्ट्र का जो विचार है अटलांटिक चार्टर 1942 द्वारा प्रस्तुत किया गया। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? तो 2016 में भारत ने वर्ष 2016 को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया है। भारत ने ऐसा इसलिए किया ताकि भारत चीन के साथ सामरिक महत्व एवं सांस्कृतिक सद्भाव को समृद्ध किया जा सके। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था।
तो 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन वर्ष 1982 में बगदाद में आयोजित होने वाला था, लेकिन ईरान एवं इराक के मध्य युद्ध के कारण यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आसियान कब गठित हुआ? 1964 में, 1965 में, 1966 में और 1967 में। तो इसका जो सही आंसर होगा 1967 में। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में किया गया। वर्तमान में आसियान में 10 देश हैं। 23 जुलाई 1996 में भारत को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा इस संगठन ने प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों का लक्षित नहीं करेगा? 1997, 1998, 1999 और 2000। तो इसका आंसर होगा 1997। यानी वर्ष 1997 में रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इस संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली, परिवर्तनीय प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर होगा बंद प्रणाली। यहाँ आप देख सकते हैं कि बंद प्रणाली प्रबंधन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पर्यावरण के साथ कोई संबंध नहीं होता। पर्यावरण के साथ संबंध बनाने वाली निम्न प्रणालियाँ हैं: खुली प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली, परिवर्तनीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों कि वाटसन ने यह 7 संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? रणनीति, संरचना, समर्थन, व्यवस्था। तो इसमें समर्थन शामिल नहीं है। ये विकल्प तीसरा सही है, समर्थन। यहाँ हम देख सकते हैं कि व्याख्या क्या दिया है कि वाटसन ने यह 7 संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से जो प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की, उसमें समर्थन को शामिल नहीं किया। इसके अंतर्गत रणनीति, संरचना, व्यवस्था को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ होगा उड़ीसा। भारत में सर्वप्रथम 1970 में लोकायुक्त अधिनियम उड़ीसा राज्य ने पारित किया, परंतु उसने उसे 1983 में लागू किया गया। यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है। इसका अर्थ है मेज, लिखने की मेज, यानी विकल्प ए सही है। व्याख्या है, वर्ष 1976 में नौकरशाही शब्द की शुरुआत विंसेंट डी गार्ने ने किया था। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ है मेज, लिखने की मेज। गार्ने ने कहा कि फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर सकती है। यह बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, नियुक्ति अधिकारी स्वयं किसी विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? यहाँ पर है परीक्षा प्रणाली, यानी दूसरा सही है। नियुक्ति अधिकारी स्वयं परीक्षा प्रणाली विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों को योग्यता निर्धारित करता है। नियुक्ति अधिकारी स्वयं परीक्षा प्रणाली विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है। परीक्षा प्रणाली के 2 प्रारूप हैं, लिखित और मौखिक। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर एक नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली माना गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उसके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? तो है पदोन्नति, यानी विकल्प एक सही है। यहाँ पर पदोन्नति प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उसके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। कर्मचारी की नियुक्ति तब की जाती है, तत्पश्चात कुछ वर्षों बाद उसके पद में पदोन्नति कर दी जाती है, जिससे उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेनस्टॉर्मिंग विधा का विकास किया? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एलेक्स एफ आसबर्न ने निर्णय निर्माण की ब्रेनस्टॉर्मिंग विधा का विकास किया।
निर्णय निर्माण विधि से दिमाग की सही स्थिति के बारे में पता चलता है कि वह किस तरह से कार्य करता है, कैसे सोचता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर 3 चरणों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दिया है कि भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए 3 चरणों की आवश्यकता होती है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो इसका सही आंसर होगा रूसो ने कहा है। यानी प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने कहा है कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? तो भगवत गीता, महाभारत, मनुस्मृति, ऋग्वेद में। तो इसका सही आंसर होगा मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र स्मृति है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनुसंहिता आदि नामों से जाना जाता है। इसी में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपरेनेस, सुपरेनस, सोवियन, इम्पीरियम और सोवियस। तो इसका जो सही आंसर होगा सुपरेनस। यहाँ पर संप्रभुता के बारे में अच्छे ढंग से बताया गया है कि संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपरेनस से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। अतः संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक ज्यां-बोदा ने 1576 ईस्वी में अपनी कृति 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया गया। ज्यां-बोदा के अनुसार संप्रभुता नागरिक व प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है वह है विधिक संप्रभुता। यहाँ पर व्याख्या है कि राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है उसे हम विधिक संप्रभुता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होती है? तो वो है राष्ट्रीय कानून। जो राज्य, इसकी व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 49 की व्याख्या है कि जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है ऐसे कानून को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। इसका प्रयोग समान रूप से राज्यों के व्यक्ति तथा राज्य पारस्परिक व्यवहारों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? गार्डनर, लास्की, गिलक्रिस्ट, पॉल जेनेट। तो ये है पॉल जेनेट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? अरस्तु को, लॉक को, प्लेटो को, J.S. मिल को। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटो को। यहाँ देख लेते हैं कि प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था। प्लेटो एक ऐसे शासन तंत्र की कल्पना करने लगा जिसका संचालन श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा होता हो। इसी कारण प्लेटो को सर्वप्रथम स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसने एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? तो इसमें सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। यहाँ व्याख्या हम देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है। इनके विचार को वैज्ञानिक समाजवादी विचार कहा गया है। कार्ल मार्क्स का उद्देश्य एक वर्गहीन एवं राज्यविहीन समाज की स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? शुक्र नीति, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र। तो इसमें है अर्थशास्त्र। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र कौटिल्य का चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है।
इसकी विषय वस्तु राजनीतिक है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 है, जो 6 स्वतंत्रताएं दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो विकल्प दूसरा सही है। ये जो स्वतंत्रताएं हैं, पहला है वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, और पांचवा है किसी भी भाग में निवास या बस जाने की स्वतंत्रता, छठा है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राज्य के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ उपराष्ट्रपति होगा, यानी अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर। तो इसमें जो होगा प्रधानमंत्री होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि व्याख्या में 56 का व्याख्या दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग इनकी सलाह से करेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड चांसलर, स्पीकर, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा लॉर्ड चांसलर। यहाँ 57 की व्याख्या देख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है। यूनाइटेड किंगडम में लॉर्ड सभा ऊपरी सदन है। यह संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उच्च सदन है। लॉर्ड सभा का पीठासीन अधिकारी लॉर्ड चांसलर होता है जो कि कैबिनेट का सदस्य भी होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? तो वह है उपराष्ट्रपति। यहाँ पर सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी उपराष्ट्रपति है। सीनेट से तात्पर्य राज्यसभा या उच्च सदन से है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय संविधान की भांति अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति पद के किसी कार्य का वर्णन नहीं है। यहाँ इसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है और अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों का संक्षिप्त उल्लेख है। इसमें व्यापक शक्तियाँ विद्यमान हैं। वह राष्ट्र का सर्वेसर्वा व प्रथम व्यक्ति होता है। वह सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 60, फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 39। फ्रांसीसी संविधान का अनुच्छेद 39 प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है। स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व को समन्वित करने के लिए फ्रांसीसी शासन प्रणाली में संसदीय व अध्यक्षीय दोनों प्रकार की शासन प्रणाली का समन्वय किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? अमेरिका, चीन, भारत, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा चीन। यानी चीन में एक दलीय प्रणाली का उदाहरण मिलता है क्योंकि वहाँ एक ही दल है। ऐसी ही व्यवस्था क्यूबा में है। इंग्लैंड और अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली की व्यवस्था है जबकि भारत में बहुदलीय प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो है सहबंध। तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत यह मानता है कि कोई राष्ट्र तब अधिक सुरक्षित होता है जब सैनिक क्षमता इस प्रकार बटी हुई हो कि कोई अकेला राज्य इतना शक्तिशाली न हो कि वह अकेले अन्य राज्यों को दबा सके। शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन सहबंध कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है? तो इसमें शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून, निःशस्त्रीकरण में से जो सही आंसर होगा वो है शक्ति का संतुलन। यानी कि सामूहिक सुरक्षा की अगर सटीक परिभाषा दें तो इसका अर्थ है एक के लिए सब और सब के लिए एक। इस प्रकार से किसी राष्ट्र की शक्ति यानी किसी राष्ट्र की शांति सुरक्षा हेतु सभी सामूहिक कार्यवाही करने को तत्पर रहेंगे। सामूहिक सुरक्षा में शक्ति का संतुलन अधिक व्यवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि 75 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएं ताकि एक और वीडियो देने पर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन 124-25 क्वेश्चन अगर आप एक वीडियो में दिए जाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए 2 वॉल्यूम में मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, उसके बाद एक और वीडियो इसका आएगा, तब जाके 2016 का पेपर कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। उन लक्ष्यों और उद्देश्यों का या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है ना? एक बार फिर देख लेते हैं। उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? पहला है नाकाबंदी, दूसरा है कूटनीति, तीसरा है विदेशी सहायता, चौथा है प्रचार प्रसार। तो जो इसका सही आंसर होगा प्रचार प्रसार। यहाँ थोड़ा ब्लर आ गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, आप लोग मेरी आवाज़ को फॉलो करें। तो इसका सही आंसर होगा प्रचार प्रसार। व्याख्या में है लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला प्रचार प्रसार कहलाती है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी कि इसकी स्थापना किसने किया? तो चार्ल्स मरियम ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 65 की व्याख्या है कि शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी उसकी स्थापना चार्ल्स मरियम ने की थी। चार्ल्स मरियम को व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? क्वेश्चन नंबर 66 में बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह है सामान्य सभा, जनरल असेंबली। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग सामान्य सभा है और 1 जनवरी 1942 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो 12 सितंबर को, यानी दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। यानी विकासशील देशों को दक्षिण संवाद की प्रक्रिया द्वारा आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके विकसित देशों पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया दक्षिण सहयोग के नाम से जानी जाती है। दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? एक बार फिर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? तो पहला ऑप्शन है व्यवस्था उपागम, दूसरा व्यवहारवादी उपागम, तीसरा आगत उपागम, चौथा निर्गत उपागम। तो इसका आंसर होगा व्यवहारवादी उपागम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से व्यवहारवादी उपागम का विकास हुआ। व्यवहारवाद का आशय मानव के प्रक्षेपण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना है। मानव व्यवहार को पूर्ण रूप से समझने के लिए समाजशास्त्र व मनोविज्ञान का भी सहारा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ थोड़ा ब्लर है दोस्तों, इसको आप लोग मेरी आवाज़ को फॉलो करिएगा। आवाज़ से ध्यान से यहाँ पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे। इसकी इमेज लेने में थोड़ा सा गलती हो गई है ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है। प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है। पहला है मुख्य कार्यकारी, दूसरा है लेखा परीक्षक, तीसरा है जनसंपर्क अधिकारी, चौथा है मानव संसाधन प्रबंधक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है मुख्य कार्यकारी।
ठीक है। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है कि प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य मुख्य अधिकारी का है। प्रशासनिक कार्यों में कार्यकारी का कार्य महत्वपूर्ण है। कार्मिक प्रशासन का महत्वपूर्ण पक्ष है वह सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता और सेवाओं की गुणवत्ता व भर्ती तंत्र की मजबूती पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यवसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? तो है सार्वजनिक निगम। इसका आंसर होगा 70 का जो सही आंसर होगा वह है सार्वजनिक निगम। यानी जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यवसायिक कार्य करती है तो सार्वजनिक निगम को स्थापित किया जाता है। सार्वजनिक निगम में सभी प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? तो हरमन फाइमन ने परिभाषित किया। यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं कि अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को हरमन फाइमन ने परिभाषित किया है। जिसका उदाहरण है कि लोक सेवा आयोग द्वारा कठिन परीक्षा कराकर कुशल अधिकारियों की भर्ती की जाती है जो अस्थायी एवं वैतनिक होते हैं और कार्य को अधिक सुचारू रूप से करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस प्रकार की परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो यहाँ मौखिक परीक्षण, यानी मौखिक परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है। मौखिक परीक्षा में व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है, व्यक्ति उसका जवाब देता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहारों और विचारों का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? क्वेश्चन नंबर 73 है कि एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? पहला है प्रवेश उपरांत प्रशिक्षण, दूसरा है पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण, तीसरा है उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, चौथा है सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर होगा सेवाकालीन प्रशिक्षण। एक कर्मचारी के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है। इस प्रशिक्षण से कर्मचारी की कार्यक्षमता बढ़ती है और वह कार्य को सुचारू रूप से करता है। और अगला क्वेश्चन है, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है? तो ऐसे बजट को संतुलित बजट कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। बजट में यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो बजट संतुलित बजट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। तो न्यायिक शक्ति, न्यायिक समीक्षा है ना। तो यानी इसका जो आंसर होगा न्यायिक समीक्षा होगा। इसकी व्याख्या में यहाँ लिखा है कि प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा? तो इसको रूसो ने कहा था। यहाँ दिया है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। यह कथन रूसो का है। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन स्वतंत्र सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, चारों तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जिसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है वो है राज्य। यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि राज्य को सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना गया है। अरस्तु ने राज्य को सब जीवन की पहली आवश्यकता माना है क्योंकि राज्य मनुष्य की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। और हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? तो इसका आंसर होगा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। ठीक है,
यानी चौथा सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? तो इसका सही आंसर होगा जन संप्रभुता, दूसरा विकल्प सही है। यहाँ ब्लर है फिर भी इसे यदि क्षमा चाहते हैं थोड़ा देख लेते हैं, मेरी आवाज़ को फॉलो करें। 79 का जो क्वेश्चन है कि संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है, तो कौन मानती है? जन संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। यहाँ व्याख्या दिया है कि जन संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। फ्रांसीसी विचारक जियाबोदा ने यह परिभाषा दी है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह परम शक्ति है जो विधि या कानून द्वारा नियंत्रित नहीं है। संप्रभुता का सीधा संबंध राज्य से है। संप्रभु राज्य किसी भी बाहरी या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो बहुत फेमस कथन है, यह है जॉन ऑस्टिन का। जॉन ऑस्टिन ने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है। 81 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? तो मिल है। 81 का आंसर जो होगा मिल होगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थन मिल ने किया है। उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद का अग्रणी समर्थक मिल को माना जाता है। मिल ने बहुल मतदान का समर्थन किया, जिसका अभिप्राय है कि शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों को एक से अधिक मत प्राप्त होंगे। ऐसा करने से सभी शिक्षित एवं प्रगतिशील उद्यमी होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? यानी निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? तो ये तानाशाहों ने माना है। जैसे फांसीवाद है ना, फांसीवाद जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या है कि तानाशाह वर्ग के शासकों ने राज्य को एक साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है। तानाशाही शासक राज्य को एक सर्वशक्तिमान के रूप में देखता है। मुसोलिनी का विश्वास है कि राज्य कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र का हित तथा कल्याण है। अगला क्वेश्चन 83 क्वेश्चन देखते हैं, रूसों के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है ना? रूसों के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कानून को। तो 83 का व्याख्या है, रूसों के लिए कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। रूसों के अनुसार मानव में दो प्रकार की इच्छा होती है, समुदाय के कल्याण की इच्छा, दूसरा है व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण इच्छा। तो जो सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज की भलाई की इच्छा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि समता सैनिक दल की स्थापना किसने किया था? तो समता सैनिक दल यानी सामाजिक समता सेना की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। यहाँ पर समता सैनिक दल सामाजिक समता सेना की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया और इसकी सफलता के लिए संवैधानिक नैतिकता को आवश्यक माना। अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है अस्पृश्यता से। यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, जाति आधार पर भेदभाव को समाप्त करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर समाज में सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों, मनोरंजन स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट, धर्म स्थलों आदि में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत कर इसका उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 118 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 72 है। यहाँ देख सकते हैं 87 का
दूसरा यानी अनुच्छेद 72 में क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश की निलंबन या लघुकरण की शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन से हैं? तो कॉमन सभा है। यानी ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कॉमन सभा होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होने की आयु 18 वर्ष व इसके कोरम की संख्या 40 है। संसद का निर्माण हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स व क्राउन के मिलने से होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा एडमंड बर्क ने दिया है कि राजनीतिक दल लोगों का समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह बर्क का है, थोड़ा ब्लर है। अगला क्वेश्चन 90 है कि अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 है, यानी अनुच्छेद 2। यानी 4 जुलाई 1976 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया जिसके निर्माता थॉमस जेफरसन थे। संविधान का प्रयोग 1789 से आरंभ हुआ। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91 है, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? तो है 5 वर्ष। यानी फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है। फ्रांस में बहुदलीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। फ्रांस के संविधान से ही भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? तो है एनपीसी। यानी एनपीसी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है। चीन में एकदलीय प्रणाली व्यवस्था है जबकि भारत में बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है? तो है शक्ति का संतुलन। यानी समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाले को शक्ति का संतुलन कहते हैं। शक्ति संतुलन का सिद्धांत यानी बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी यह मानता है कि कोई राष्ट्र तब अधिक सुरक्षित होता है जब सैनिक क्षमता इस प्रकार बटी हुई हो कि कोई अकेला राज्य इतना शक्तिशाली न हो कि वह अकेले अन्य राज्यों को दबा दे। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा सामूहिक सुरक्षा, यानी तीसरा सही है। 94 का तीसरा सामूहिक सुरक्षा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा अथवा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है। यह अवधारणा विश्व शक्ति संतुलन से भी संबंधित है। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के अंतर्गत यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य राष्ट्र की प्रभुता अथवा शांति सुरक्षा पर कोई संकट उत्पन्न होता है तो सभी राष्ट्र सामूहिक कार्रवाई करने हेतु प्रतिबद्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? तो वो होगा परिवर्तनीय हित। यानी परिवर्तनीय हित प्राथमिक और विधायी दोनों हितों से उभर सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीका एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था? तो 25 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। तो 96 की व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में 25 अफ्रीका एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। औपचारिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू व यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया। वर्ष 1981 में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता टीटो ने किया था। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया? तो वह सुरक्षा को शामिल नहीं किया। जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के लिए जिन 3 तत्वों की व्याख्या की है उसमें सुरक्षा को शामिल नहीं किया गया। राष्ट्रीय हित के लिए भौतिक जीविता, स्वाधीनता व आर्थिक निर्वाह को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण,
एवं क्षमता का वितरण में बांटा है, तो इसका आंसर होगा वार्ड्स ने, यानी 98 का दूसरा है वार्ड्स। तो वार्ड्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटा है। अगला है, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है विकर्ण संचार, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सहायक सेवा, निर्णय निर्माण। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है निर्णय निर्माण। ठीक है, तो निर्णय निर्माण होगा, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर व्याख्या है कि एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया को निर्णय निर्माण कहा जाता है। पीटर ड्रकर ने निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण बताए हैं। थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप मेरी साउंड को फॉलो करें, आवाज़ को फॉलो करें तो समझ सकते हैं। पीटर ड्रकर ने निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण बताए हैं: समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक साधनों का विकास करना, सबसे अच्छे समाधान का चयन करना, निर्णय को प्रभावशाली क्रिया में परिणत करना। अगला क्वेश्चन है, मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? तो इसमें चौथा होगा पद सोपान। मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत पद सोपान का सिद्धांत है, यानी मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत पद सोपान है। संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत में नियंत्रण का विस्तार, आदेश की एकता एवं केंद्रीकरण को इसमें शामिल किया गया है, परंतु मूनी ने पद सोपान को प्रथम स्थान पर रखा है। तो दोस्तों, इस तरीके वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको कवर किए हैं, बताए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो वॉच करेंगे और इससे आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। और इसको बार बार देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और जो फ्रेंड्स नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो पाने में उनको आसानी होगी। तो मिलते हैं दूसरा वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 25 तक के साथ। तो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।